Start. हे गाइस, आई एम शशांक। मेरा नाम शशांक है और मैं आज के सेशन में ये एमए आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स का जो जेएनयू जो एमए आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स है उसका पैटर्न, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, उन सभी बातों के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस सेशन में जितने लोग भी जुड़े हैं वो अपना सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और बाद में हम उस सवालों के भी जवाब करेंगे और आपके साथ एक अच्छा खासा डिस्कशन होगा। आज का क्लास जो है हमारा, आज का जो सेशन है वो बेसिकली एमए आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे ये जो आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स है, इसमें बेसिकली आपको 3 तरह की पढ़ाई होती है। सबसे पहले सिनेमा स्टडीज़ होता है, फिर आपको एक थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज़ है और विजुअल स्टडीज़ है, जिसमें हम आर्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। एमए का जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो ये इस वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में तीनों का कॉम्बिनेशन आता है, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो पूछे जाएंगे उनमें इन तीनों से पूछे जाएंगे, जिसमें सिनेमा स्टडीज़ भी होगा, सिनेमा से भी पेपर होगा, फिर आपका विजुअल आर्ट से भी होगा और थिएटर स्टडीज़ से भी होगा। हम एक एक करके सबसे पहले सिनेमा वाला सेक्शन को पहले डिस्कस करते हैं। और ये सिनेमा वाला जो पेपर है उसमें से आपको मान लीजिए टोटल क्वेश्चन 100 आते हैं, तो उसमें से 30 से 35 के आसपास आपको फिल्म से आते हैं, यानी सिनेमा से आते हैं। तो सिनेमा के बारे में जहाँ तक आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो सिनेमा में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं पहले। तो सिनेमा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एरिया जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वो है थियरी ऑफ फिल्म टेक्निक्स। जो फिल्म टेक्निक्स होते हैं, जैसे हम कोई सिनेमा बनाते हैं तो उसमें हमें सिनेमाटोग्राफर की ज़रूरत होती है, एडिटर की ज़रूरत होती है। तो वो सारे जो टेक्निक्स है जो एडिटिंग में यूज़ होते हैं, जैसे आप मोन्टाज के बारे में सुना होगा आपने, या फिर डिसोल्यूशन होता है। उसी तरीके से आप जब सिनेमाटोग्राफी की बात करते हैं तो उसमें शॉट्स होते हैं जो कैमरे के थ्रू लिए जाते हैं, जिसमें लॉन्ग शॉट होता है, मीडियम शॉट होता है, क्लोजअप शॉट होता है, या फिर पॉइंट ऑफ व्यू शॉट जिसको पीओवी शॉट कहते हैं। इसके अलावा जो साउंड यूज़ होता है या म्यूज़िक यूज़ होता है, बैकग्राउंड स्कोर होता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप कहाँ से पता करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? तो उसके लिए आपको कोई एक अच्छी सी जो इंट्रोडक्शन टू फिल्म स्टडीज़ की जो बुक आती है वो आपको लाइब्रेरी जेनेसिस पे मिल जाएगी, या आप ऑनलाइन उसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप विकीपीडिया पेज भी से भी पढ़ सकते हैं फिल्म टेक्निक्स के बारे में। तो आप वहाँ से आप बेसिक जानकारी ले लीजिए। उसके बाद जो फिल्म टेक्निक्स के बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरिया है जहाँ से सवाल बनते हैं वो है जो बेसिक जानकारी। जैसे फिल्म फेस्टिवल के बारे में हमेशा से सवाल होता है, चाहे वो 2019 का हो या 2020 का जो सवाल हो। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में कान फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो ये जो फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड भी कई सवाल आते हैं कि कान फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था वो कहाँ, किस कंट्री का फिल्म फेस्टिवल है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल है, कान फिल्म फेस्टिवल है, फिर आपको यूरोप में और भी है, जैसे बर्लिन फिल्म फेस्टिवल है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल है। फिर आप अमेरिका चले जाओ तो फिर आपको अमेरिका में आपको सनडांस फिल्म फेस्टिवल हो जाएगा, कनाडा में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल है। उसी तरीके से इंडिया में भी आपने सुना होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा, मुंबई फिल्म फेस्टिवल। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो पहले भी आ चुका है लास्ट 2 ईयर्स में, कि जैसे वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जो सबसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला था, या कान फिल्म फेस्टिवल जो 2021 का जो सबसे रीसेंट है, जो जून के महीने में हुआ था, जुलाई के महीने में। तो उसमें एक फिल्म थी जिसको आप लोग को पता भी होगा और आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था वो टाइटन, TITANE नाम का एक पिक्चर है, उसको मिला था। और उसकी डायरेक्टर जो है वो महिला है। और ये जो कान फिल्म फेस्टिवल में सेकेंड वुमेन टू विन एन अवार्ड, मतलब बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाली वो दूसरी महिला है। तो ये कान फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है जो रिसेंट वाला है, उसको आप एक बार अच्छे से ढूंढ लीजिए, विकीपीडिया पेज से पढ़ लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके अलावा जो वेनिस है, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल है,
अब एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जितने भी फिल्म फेस्टिवल है उसमें जो अवार्ड होते हैं उसका नाम क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा पाम डोर का, तो पाम डोर जो है वो ऑफिशियल जो बेस्ट पिक्चर का जो कैटेगरी है, बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड है उसको हम पाम डोर बोलते हैं, उस सेक्शन को हम लोग पाम डोर बोलते हैं जो ऑफिशियल सेक्शन होता है। इसके अलावा और भी कान फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड है। इसके अलावा आप वेनिस में चले जाइए, बर्लिन में चले जाइए तो गोल्डन बियर वाला अवार्ड है बर्लिन में, ठीक है। तो ये सारा भी आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जैसे इंडिया से कई सारी फिल्में जाती है बाहर की ओर, कि कौन सा फिल्म गया था। और इसके अलावा जो ऑस्कर में भी आपको पता होना चाहिए कि जो रीसेंट फिल्म जो है ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था। जैसे इस बार का जो नोमैड लैंड था, जिसके लिए जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला और बेस्ट डायरेक्टर चोले झो को मिला था। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, यानी फिल्म फेस्टिवल के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक सवाल यहाँ से तो बनेगा ही बनेगा, आप 2 साल का क्वेश्चन भी उठा सकते हैं, तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब जैसे ये तो फिल्म टेक्निक्स, फिल्म फेस्टिवल, इसके अलावा आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव में आपको बेसिकली कोई बढ़िया सा ऑथर का कोई आर्टिकल होता है, उसके पैसेज होते हैं, उसका कोई पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। जैसे आप बहुत सारे आर्टिकल जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप एक आंद्रे बजा का आर्टिकल है व्हाट इज़ फिल्म, ये फिल्म के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताता है, फिल्म क्या है, फोटोग्राफी कैसे डिफरेंट है फिल्म से, इसके बारे में बेसिक जानकारी है। इसके अलावा और भी है, जैसे वॉल्टर बेंजामिन की एक आर्टिकल है इमेज इन द एज ऑफ मैकेनिकल प्रोडक्शन। तो इसमें आपको इमेज, मूविंग इमेज, फिल्म और फोटोग्राफी, ये सब के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो ये कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में फ़ायदा मिलता है। तो हमने देखा कि 3 चीज़ें हमने देख लिया कि कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन को डील करना होगा तो हमें क्या करना चाहिए। तो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए, या फिल्म रिव्यूज़ पढ़ते रहते हैं, या फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड जितनी भी फिल्मों के रिव्यूज़ आते हैं, या फिर आप किसी बढ़िया सी जो थियरी की बुक है उसको उठा के पढ़िए। तो वहाँ से आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। अब उसके बाद जो मेजर सेक्शन है जहाँ से आता है वो है इंडियन सिनेमा। तो इंडियन सिनेमा, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन सिनेमा का एक लंबा इतिहास है, 100 से 120 सालों का इतिहास है। तो वो सारे जो 100 ईयर्स 120 ईयर्स का जो हिस्ट्री है इंडियन सिनेमा का, उसमें से आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपको बेसिक जानकारी तो पता ही होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि इंडियन सिनेमा जो है किस तरीके से इवॉल्व हुआ। जैसे पहले साइलेंट फिल्में आती थी, फिर टॉकीज आने लगी, पहले साइलेंट आई, फिर टॉकीज आई, बोलती फिल्म जिसको बोलते हैं। तो बोलती फिल्म कौन सी है, आलम आरा है। फिर कलर फिल्में भी आनी शुरू हुई। तो कलर फिल्म कौन कौन सी है, जो सबसे पहली कौन है। तो पहले वाली जो फिल्में होती थी, जो सब साइलेंट फिल्में होती थी, उस टाइम पे जैसे आपने सुना होगा एक अवार्ड भी मिलता है। सो राजा जो एक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिलता है। तो उस टाइप की जो फिल्में बनती थी साइलेंट फिल्में, उनमें से इम्पोर्टेंट फिल्में कौन कौन सी है, उसको आप अच्छे से आप इंटरनेट से भी जानकारी ले सकते हैं और उसको आप पढ़िए एक बार। इसके अलावा जो मेजर चीज़ें जो पूछी जाती है, जैसे आपको एक चीज़ पता होगा कि गोल्डन एज जो सिनेमा का है, इंडियन सिनेमा का, हम उसको बोलते हैं 40 से 60s के बीच में। उस समय जिस तरीके की फिल्में बन रही थी वो इंडियन जो सोशल रियलिटी के बहुत करीब थी। जैसे आपने सुना होगा गुरुदत्त की फिल्में, या जैसे आपने राज कपूर की फिल्मों के बारे में सुना होगा। गुरुदत्त की बहुत सारी फिल्में के बारे में पूछा जाता है। जैसे गुरुदत्त की 3-4 फिल्में हैं, जैसे साहब बीबी और गुलाम है, प्यासा है। तो इस टाइप की जो फिल्में हैं, अब गुरुदत्त एक ऑटियर हैं, ऑटियर मतलब एक अच्छे आर्टिस्ट थे, उनकी फिल्में बाहर भी जाती थी। इसके अलावा और कई सारी फिल्में थी, जैसे आप देख लीजिए मदर इंडिया है महबूब खान की। तो इस टाइप की फिल्में, ख्वाजा अहमद अब्बास की एक फिल्म थी धरती के लाल। तो ये सारी जो फिल्में हैं वो काफ़ी गोल्डन एज का सिनेमा है। तो कहीं ना कहीं इन सारी फिल्मों के से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर एक सवाल पूछा था कि जो प्यासा है, प्यासा एक फिल्म है गुरुदत्त का, तो उसमें सिनेमेटोग्राफर कौन है। तो चूंकि ये बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं, जो अच्छे खासे फिल्म मेकर हैं, तो इनके साथ जो एक सिनेमेटोग्राफर होता था या एडिटर होता था, वो काफ़ी फेमस नेम होता था। तो उन सारे जो कोलैबोरेशन के बारे में जो जो आर्टिस्ट हैं उनको भी जानना चाहिए। जैसे वीके मूर्ति हैं, बहुत फेमस। इस तरीके से आप जैसे आप देखते हैं तो सत्यजीत रे, तो सत्यजीत रे के साथ भी जो उनका जो फोटोग्राफर था सुब्रतो मित्रा,
तो वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो उनका कोलैबोरेटर थे, तो उनके बारे में भी पूछ देता है कि इनमें से कौन कौन से सिनेमाटोग्राफर हैं, इनमें से कौन से एडिटर रहे हैं, तो उसमें से आपको पता करना होगा। तो अब जो गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा है उसमें काफ़ी सारी फिल्मों के बारे में, डायरेक्टर के बारे में बताया आपको। इसके अलावा जो उस टाइम पे बंगाली पैरेलल सिनेमा था 60s में, जैसे आपने सत्यजीत रे के बारे में सुना होगा, ऋत्विक घटक के बारे में सुना होगा, मृणाल सेन के बारे में सुना होगा, तो ये सारा आपको आइडिया होना चाहिए उन्होंने कौन कौन सी फिल्में बनाई। जैसे सत्यजीत रे की फिल्में जो है उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अप्पू ट्रिलॉजी है, अपूर संसार है, अपराजितो है, तो ये सारी फिल्में कब बन रही थी, कहाँ पे अवार्ड मिला था। जैसे अगर मुझे याद है तो एक जो इनका जो अपराजिता को अवार्ड मिला था बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में, तो उस टाइम पे ये विनर थी, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था। तो इस टाइप की चीज़ों को भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि सत्यजीत रे के साथ जो काम करने वाले जो सिनेमेटोग्राफर थे उनका नाम सुब्रतो मित्रा है, तो उनके बारे में एक टेक्निक का उन्होंने इजाद किया था, जो उन्होंने डिस्कवर किया था, उसका नाम है बाउंसिंग लाइट टेक्निक। बाउंसिंग लाइट टेक्निक क्या होता है, तो इस टेक्निक के थ्रू जो होता है डे लाइट को सेट पे क्रिएट किया जाता था। जैसे कहीं लाइटिंग की समस्या हो रही है, डे लाइट को दिखाना है, तो बाउंसिंग लाइट टेक्निक एक इन्होंने खोजा था। तो इस टाइप की चीज़ें भी पूछी जा सकती है कि बाउंसिंग लाइट टेक्निक किसने डिस्कवर किया था, किसने यूज किया था पहली बार, तो ये सत्यजीत रे के जो सिनेमाटोग्राफर हैं सुब्रतो मित्रा ने किया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं और पूछा गया है। अब एक बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जो इंडियन सिनेमा से रिलेटेड कुछ जो टेक्नीशियन है, जैसे मैंने आपको बताया सिनेमाटोग्राफर हो गए बहुत सारे, जैसे वी.के. मूर्ति हो गए, सुब्रतो मित्रा हो गए, रिसेंट में आप देख लीजिए पी.सी. श्रीराम हो गए, या जितने भी राजीव रवि हैं जो आज के मतलब नए ज़माने के जो हैं, तो इन सब को बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जितने भी टेक्नीशियन हैं। इसके अलावा आप एडिटर हैं या कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। जैसे एक बहुत क्वेश्चन पूछा था 2019 में कि एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है जिन्होंने लगान में भी काम किया है, उनको एक ऑस्कर भी मिला था गांधी फिल्म के लिए, रिचर्ड एटनबरो की फिल्म थी, उसमें एक भानु अथैया का नाम सुना होगा, महिला है वो, तो उनको कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए अवार्ड मिला है, ऑस्कर भी मिला है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जो टेक्नीशियन हो, जो नॉन टेक्नीशियन हो और जो पॉपुलर रहे हैं अपने ज़माने के हिसाब से, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि बंगाली सिनेमा में जैसे सत्यजीत रे हैं, तो सत्यजीत रे की जो बॉडी ऑफ वर्क है, जो जो फिल्में हैं उनकी, तो बहुत सारी फिल्में हैं, प्रतिद्वंदी है, अपराजिता है, अपूर ट्रिलॉजी है, इसके अलावा जलसा घर है ना, ये महानगर है, तीन कन्या है, तो ये बहुत सारी फिल्म, एक उन्होंने हिंदी फिल्म भी बनाई है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। शतरंज के खिलाड़ी, आपको पता होगा ये प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की कहानी के ऊपर बेस्ड थी। तो ये सारी जो फिल्में हैं इसके ऊपर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ऋत्विक घटक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म मेकर है, इनसे रिलेटेड सवाल आपको पूछेंगे। तो ऋत्विक घटक ने जैसे फिल्म बनाई है मेघे ढाका तारा, क्लाउड कैप्ड स्टार उसको बोलते हैं। इसके अलावा सुवर्ण रेखा है, ये भी पार्टीशन इनका थीम था, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल जो आज बांग्लादेश से आते हैं, तो वो पार्टीशन वाला थीम इन्होंने डिस्कवर किया था अपनी फिल्मों में। नागरिक भी इनका एक फिल्म है, 1952 में बनी थी। तो ये सारी फिल्मों के बारे में ऋत्विक घटक ने कौन कौन सी फिल्में की है, ये सब भी आपको जानकारी में होना चाहिए। अब आते हैं कुछ तमिल फिल्म मेकर्स भी हैं या मलयाली फिल्म मेकर्स हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तमिल फिल्म मेकर में जैसे अभी आपके पास के बालाचंदर हैं, फिर आप मणिरत्नम हैं, तो ये सारी फिल्में भी आजकल आ रही है। अभी के टाइम में जैसे पा रंजीत हैं जो अच्छी खासी फिल्में बना रहे हैं, जिसमें कास्ट का एक बहुत अच्छा थीम आजकल तमिल सिनेमा का एक थीम हो गया है, काला है ना, कबाली है, काला है, आपने बहुत सारी फिल्मों के बारे में सुना होगा, पारन जी, जिससे अभी सरपटा परम्बरई है। तो ये सारी फिल्मों के बारे में आप बेसिक जानकारी ले लीजिए। तो अब इंडियन सिनेमा का जो आपको मैंने हिस्ट्री और वो जो मेजर फिल्म मेकर हैं, इसके अलावा इंडियन न्यू वेव, इंडियन पैरेलल सिनेमा के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो इंडियन पैरेलल सिनेमा में दो मेजर डायरेक्टर हैं, एक का नाम आपने सुना होगा, ये मनी कौल हैं। मनी कौल की बहुत सारी फिल्में हैं, इंपॉर्टेंट फिल्में हैं। फिर कुमार साहनी हो गए, फिर श्याम बेनेगल हो गए। तो ये सारे जो बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं इंडियन पैरेलल सिनेमा का। तो पैरेलल सिनेमा क्या है, इसके बारे में बेसिक आपको पता ही होगा कि जितने भी मसाला फिल्में, बॉलीवुड की जो फिल्में होती थी, पॉपुलर सिनेमा के अलावा जो आर्टिस्टिक सिनेमा बनता था, उसी को हम लोग पैरेलल सिनेमा बोलते हैं। मतलब पैरेलली और भी आर्टिस्टिक फिल्में बन रही थी। तो उसमें 3-4 डायरेक्टर का नाम बताया, मनी कौल,
कुमार साहनी हो गए, फिर आपके श्याम बेनेगल हो गए, तो निशांत, अंकुर, ये बहुत सारी फिल्में हैं। तो पैरेलल सिनेमा वाला भी आप वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनको इंडियन न्यू वेव सिनेमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये इंडियन जो सिनेमा का जो बेसिक, जो मैंने मेजर फिल्म मेकर्स, मेजर मूवमेंट, है ना, तो ये सारा डिस्कस किया। और अब आप यहाँ से भी एक बार आप बेसिक जानकारी ले लीजिए। अब जो सिनेमा का जो सेक्शन है उसमें और एक अहम सेक्शन है, वो वर्ल्ड सिनेमा का है। अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी, फिल्म टेक्निक देखा, फिर आपको हमने जो इंडियन सिनेमा का जो हिस्ट्री देखा, उसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये देखा। अब वर्ल्ड सिनेमा में भी बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म मेकर हुए हैं, मूवमेंट हुए हैं। जैसे आपने इटालियन नियो रियलिज्म का नाम सुना हो। सो इटालियन नियो रियलिज्म में भी बहुत सारे फिल्म मेकर्स रहे हैं, जिसमें आपने सुना होगा कि रोबर्टो रोसेलिनी है, विटोरियो दा सिचा है, एंटोनिनी है। तो ये सारे जो फिल्म मेकर हैं, इटालियन नियो रियलिज्म क्या था? नियो रियलिस्ट मतलब रियलिज्म उसमें था, मतलब सोशियो पॉलिटिकल जो रियलिज्म था। जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जिस तरीके का सिचुएशन था, मतलब बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है था, सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ रही थी, तो वो सारा थीम जो सोशल जो थीम था वो सिनेमा में आने लगा। तो जो इटली का जो सिनेमा था उसी को हम लोग नियो रियलिस्ट फेज से गुजरते हुए बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे फिल्म मेकर है। जैसे आपने बाईसाइकिल थीव्स के बारे में सुना होगा, जो विटोरियो दो सीचा की फिल्म है, तो ये बहुत फेमस फिल्म है। तो ये इटालियन नियो रियलिज्म। उसके बाद एक फ्रांस में भी एक सिनेमा मूवमेंट हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा। तो फ्रेंच न्यू वेव जो था एक काफ़ी एक्सपेरिमेंटल सिनेमा था, जिसमें आप बड़े बड़े फिल्म मेकर का नाम जीन लुक गोडार्ड है, जिसका ब्रेथलेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है ना। वहाँ से भी हमारे फिल्म मेकर जैसे सत्यजीत रे बहुत उनसे प्रेरणा लेते थे, अपनी फिल्मों में वो टेक्निक्स यूज करते थे जो फ्रेंच न्यू वेव में यूज होता था। उसके अलावा और भी जो फ्रेंच न्यू वेव में और फिल्म मेकर हैं, जैसे फ्रैंकोई ट्रूफो हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंच न्यू वेव से कि फ्रेंच न्यू वेव के जितने ज़्यादा डायरेक्टर थे वो ज़्यादातर एक क्रिटिक थे, फिल्म क्रिटिक जिनको बोलते हैं। उनका एक मैगजीन आया करता था, काहिर डी सिनेमा। तो ये जो काहिर डी सिनेमा था, इसमें जो फिल्म के ऊपर क्रिटिसिज्म करते थे, जो लिखते थे, रिव्यू करते थे, तो यही सारे जो लोग हैं, चूंकि ये हमेशा क्लासिक जो फिल्में बनती थी, जो पॉपुलर फिल्में बनती थी, उनका मजाक उड़ाते थे। तो जैसे बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि चलो भाई तुम ही फिल्म बना लो अगर तुम इतना ज़्यादा क्रिटिक करते हो। तो ये सारे जो लोग थे उन्होंने फिल्में बनाना शुरू किया। तो ये फ्रेंच न्यू वेव मूवमेंट शुरू हुआ। यहीं से आपको पता चलेगा ऑटियर थ्योरी। तो ऑटियर थ्योरी का जो शुरुआत होता है वो फ्रेंच न्यू वेव से होता है। ऑटियर का मतलब, जैसे ऑटियर शब्द जो होता है ऑथर से आता है। तो ऑथर वो होता है जो कोई किताब लिखता है। तो सिनेमा के ऊपर भी जो उसका डायरेक्टर का कंट्रोल होता है, तो उसी को हम लोग ऑटियर बोलते हैं। तो ये ऑटियर थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो हमने जैसे बोला आपको, फिर उसके बाद हॉलीवुड में भी फिल्में बन रही थी। तो हॉलीवुड में भी बहुत सारे, जो हॉलीवुड का शुरुआत से ही आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टूडियोज होते थे, आज भी है, पैरामाउंट स्टूडियोज है, यूनिवर्सल है, ये बहुत सारे स्टूडियोज होते थे। तो इसके बाद जो वहाँ पे क्लासिकल हॉलीवुड सिनेमा जिसके बारे में हम बात करते हैं कि उसमें नॉन लीनियर मतलब लीनियर स्टोरी टेलिंग होता था, है ना। तो उसमें बहुत अच्छे एक डायरेक्टर हैं अल्फ्रेड हिचकॉक। तो हिचकॉक से तो क्वेश्चन बनता ही है, तो हिचकॉक के पॉपुलर फिल्में कौन कौन है? तो हिचकॉक ने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की है। उसमें आपको पता होगा एक साइको बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, वर्टिगो है, रेयर विंडो है। तो ये सारी फिल्मों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो क्लासिकल हॉलीवुड का पीरियड है उसमें फिल्म नुआर भी आता है। सो फिल्म नुआर भी क्या होता है? जो ब्लैक एंड वाइट में पिक्चर बनती थी उस टाइम पे, तो फिल्म नुआर में उस टाइप का थीम होता था जिसमें डार्क वाला थीम होता था। तो वो सारा फिल्म नुआर में कौन कौन सी फिल्में आती है उसके बारे में भी पता चले कर लीजिएगा। तो ये सारे वर्ल्ड सिनेमा के फिल्म मूवमेंट है, मेजर फिल्म मेकर हैं, और हर डायरेक्टर की 4-4, 5-5 फिल्मों के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वो पूछ देंगे कि इनमें से कौन से फिल्म मेकर हैं जो फ्रेंच न्यू वेव से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया है, इन न्यू रियलिस्ट फिल्म मेकर कौन नहीं है इनमें। तो अगर आपको 4 पता है और 1 नहीं पता है तो फिर आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको एक बार देख लीजिएगा, विकीपीडिया पेज पे जाके इसके बारे में, हर मूवमेंट के बारे में एक बार आप देख लीजिए। अब वर्ल्ड सिनेमा के मूवमेंट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद जो हम लोग देखते हैं, तो करीब करीब हमने फिल्म वाला सेक्शन को देख लिया। तो एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जो सिनेमा का सेक्शन है उसमें 3-4 तरह के आपको मैंने बताया कि जहाँ से सवाल बनते हैं, जो फिल्मों से रिलेटेड है, कौन सा अवार्ड कौन से फिल्में जीत के ला रही है। वर्ल्ड सिनेमा से क्वेश्चन बनता है, फिल्म मूवमेंट से बनता है,
इसके अलावा आपको इंडियन जो सिनेमा का इतिहास है 120 वर्षों का, 120 ईयर्स का जो इतिहास है, इम्पोर्टेंट फिल्में कौन है, इम्पोर्टेंट फिल्म मेकर्स कौन थे, उनके साथ टेक्नीशियन कौन काम करते थे, पैरेलल सिनेमा क्या था इंडिया का, कौन से मेजर डायरेक्टर थे, सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मणि रत्नम, ये जो मेजर फिल्म मेकर है, कंटेम्प्रेरी फिल्म मेकर है, वो सारे आपको पता होना चाहिए, बेसिक तो पता ही होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो सिनेमा का सेक्शन खत्म हो गया, अब हम लोग थिएटर में आते हैं। सो थिएटर के बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो थिएटर की शुरुआत हमें पता है कि नाट्य शास्त्र से होती है। तो नाट्य शास्त्र में कितने रसाज हैं, भावाज हैं, जैसे आपको पता होगा कि नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं भारत मुनि हैं। चूँकि थिएटर का जो स्टडी शुरू होता है या थिएटर के बारे में जो जानकारी मिलता है वो नाट्य शास्त्र से मिलता है। तो 2 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाट्य शास्त्र में कितने रसाज हैं, 8 रसाज हैं। जैसे अभी एक और रसा 9वां रस जो जुड़ा है वो बाद में जुड़ा है। तो एक फिल्म भी आई है नेटफ्लिक्स पे, तमिल भाषा में है, वो 9वां रसा, 9 रसा करके है। तो ये 9 रसाज 9 इमोशन के बारे में है। तो ये कितने हैं, तो ये पूछ चुका है क्वेश्चन। तो नाट्य शास्त्र में अभिनव के टेक्निक मतलब एक्टिंग के टेक्निक्स भी दिए हुए हैं। तो इसमें आपके पास 3 टेक्निक्स हैं अभिनय के भी। भावाज कितने हैं, इमोशंस कितने हैं। तो इस टाइप के सवाल तो यानी नाट्य शास्त्र के बारे में आप अच्छे से तैयार कर लीजिए कि नाट्य शास्त्र में क्या क्या है, क्या क्या उसका कंटेंट है, कौन उसके ऑथर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि नाट्य शास्त्र के ऊपर जो पहली कमेंट्री लिखी थी वो किसने लिखी थी। तो ये अभिनव गुप्त थे जिन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र के ऊपर। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका थिएटर ट्रेडिशन जो है उस वहाँ से स्टार्ट होता है। अब इंडिया का थिएटर जो है वो बहुत सारा टाइप का है। जैसे संस्कृत का थिएटर है जिसमें संस्कृत ड्रामा होता था, फोक थिएटर है जो रीजनल लैंग्वेज का थिएटर है। इसके अलावा मॉडर्न थिएटर है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के प्लेज होते थे। जैसे संस्कृत थिएटर के बारे में आपने सुना होगा कि संस्कृत थिएटर में संस्कृत ड्रामाज होता था। जैसे संस्कृत ड्रामाज किसने किसने लिखा, तो आपको पता है कि जैसे हमारे पास भाष्य हैं, भवभूति हैं, कालिदास हैं। तो ये सब बेसिक आपको प्लेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि मेघदूत किसका है, आपके पास जैसे ये शूद्रक का एक प्ले है मृच्छकटिकम। तो ये प्लेस का भी नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फोक थिएटर के बारे में भी हमें पता है कि जात्रा है, अंकिया नाट आसाम का है, जात्रा बंगाल का है, विदेशिया जैसे हम बिहार में एक थिएटर का फॉर्म है विदेशिया, भिखारी ठाकुर के बारे में पता सुना होगा आपने। तो ये फोक थिएटर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जितने सारे संस्कृत प्लेज हैं हमेशा पूछता है, 2 सालों में 2 क्वेश्चंस आए हैं कि भाषा ने कौन सा, स्वप्ना बासबद्धतम, कालिदास के मालविका अग्नित्रम है, अभिजान शाकुंतलम है, मृच्छकटिकम शूद्रक का है, भवभूति का मालती माधव है, हर्षवर्धन भी एक राजा थे उन्होंने भी प्ले लिखा है रत्नावली, फिर नागानंद प्रियदर्शिका। तो ये सारा प्लेस के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो थिएटर में हमने देख लिया कि हिस्ट्री ऑफ थिएटर क्या है, ओरिजिन कहाँ से होता है, संस्कृत प्ले, संस्कृत थिएटर, धीरे धीरे डेवलपमेंट कहाँ से होता है। अब जो पारसी प्ले, पारसी थिएटर भी हुआ करता था। इसके बाद इंडियन जो थिएटर है वो इवॉल्व हुआ। तो मॉडर्न थिएटर में भी हम देखते हैं कि शेक्सपियर के प्ले हैं बहुत सारे। तो शेक्सपियर का प्ले के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। जैसे जूलियस सीजर है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ओथेलो है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडियन जो बहुत सारा सिनेमा भी बना है, जैसे विशाल भारद्वाज ने बनाया है, उन्होंने काफ़ी सारे जो शेक्सपियर के प्लेस को सिनेमा के रूप में अडॉप्ट किया है। तो ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हिंदी प्लेज हैं जैसे अंधा युग है, घासीराम कोटवाल है। अंधा युग आपको धर्मवीर भारती का प्ले है, घासीराम कोटवाल विजय तेंदुलकर का है। तो इस टाइप के प्लेस के बारे में भी जितने सारे प्लेज हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखिए। कुछ इंग्लिश प्लेस के बारे में भी पूछा था, जैसे हेनरिक इब्सन का प्ले है, अ डॉल्स हाउस है, पिग्मेलियन है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। फिर इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर किसका प्ले है, तो ये टेनिस विलियम्स का है, अमेरिकन प्ले राइट है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्ले है, किस भाषा का प्ले है, कौन उसके प्ले राइट हैं। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा कई बार ये पूछा है कि एक्टिंग मेथड जो थिएटर में या सिनेमा में यूज होता है। जैसे आपने 2 मेजर जो एक्टिंग मेथड के बारे में सुना होगा। एक स्टैनिस्लावस्की मेथड है जिसमें हम सबकॉन्शियस या फिजिकल जो अंदर का रेज है उसको हम निकालते हैं, जिसको मेथड एक्टिंग भी कहते हैं। फिर उसके बाद एक ब्रेख्ट के बारे में सुना होगा, बर्टोल्ट ब्रेख्ट हैं।
एक बहुत बड़े प्ले राइट हैं, और इन्होंने एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये जो इसमें एक एलियनेशन थ्योरी है, तो ब्रेख्त के बारे में तो अच्छे से पता होना चाहिए। स्टैनिस्लावस्की के बारे में थोड़ा डिटेल ले लीजिए, क्योंकि ये हमेशा सवाल पूछता है। तो ये एक्टिंग मेथड जो है, और आपको अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताया कि जो ये भारत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, उसमें भी एक्टिंग के मेथड थे, अभिनय के तरीके थे। तो उसमें जैसे वर्बल एक्टिंग होती थी, जैसे वाचिका उसको बोलते हैं। तो इस टाइप के जो एक्टिंग मेथड हैं वो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। अब जो वेरियस डांस फॉर्म्स है इंडिया के, जैसे आपको क्लासिकल डांस के बारे में पता होगा, फोक डांस के बारे में पता होगा। क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सतरिया। आपको फोक डांस में बहुत सारा है, बिहू है। तो उस टाइप के डांस फॉर्म्स के बारे में भी पता कर लीजिए। अब जैसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो थिएटर एंड उसमें है, तो थिएटर मूवमेंट से रिलेटेड है। तो थिएटर मूवमेंट भी इंडिया में बहुत सारा हुआ। जैसे आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिएटर मूवमेंट के बारे में पता होगा, इप्टा के बारे में। तो इप्टा जो था इंडियंस पीपल जो थिएटर वाला जो मूवमेंट था, वो जो बेसिकली लेफ्ट इंटेलिजेंसिया का जो ये थिएटर मूवमेंट था, और इसमें कई सारे फिल्म मेकर भी जुड़े हुए थे। जैसे आपने सुना होगा नाम बलराज साहनी का, राज कपूर का, पृथ्वीराज कपूर का, तो ये सारे, ऋत्विक घटक का, तो ये सारे इप्टा से लोग जुड़े हुए थे, और इन्होंने बहुत सारा प्लेस किया। जैसे आपको 2-3 प्ले का तो नाम याद रखना चाहिए। जैसे नबन्ना है, तो नबन्ना एक मॉडर्न बंगाली थिएटर का प्ले था जिसको बिजोन भट्टाचार्य ने डायरेक्ट किया था। तो बिजोन भट्टाचार्य से रिलेटेड जो ये प्ले है नबन्ना। इसके अलावा उत्पल दत्त का एक बहुत फेमस प्ले है कल्लोल। तो कल्लोल जो था इंडियन जो म्यूटनी जो था, रॉयल नेवी म्यूटनी के ऊपर बेस्ड था। ये काफ़ी पॉपुलर प्ले हुआ था और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो ये इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि जो इंडियन जो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी प्ले मूवमेंट हुए, थिएटर मूवमेंट हुए, उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्ले है। जैसे हल्ला बोल है सफदर हाशमी का, तो वो सारा भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो थिएटर के जितने भी बड़े जो इम्पोर्टेंट थिएटर हैं, इम्पोर्टेंट प्लेज हैं, उनका आप एक बार देख लीजिएगा। अब इसके बाद और भी प्ले राइट हैं, जैसे गिरीश कर्नाड हो गए, बादल सरकार हो गए, पगला घोड़ा एक बहुत फेमस प्ले है, घासीराम कोटवाल है, साखाराम बाइंडर है, विजय तेंदुलकर का। तो ये सारे प्लेज हैं और इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इंडिया में जैसे थिएटर और ड्रामा को स्टडी करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन भी है, आपको पता होगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फाउंडर कौन है, तो इब्राहिम अलकाजी हैं। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो थिएटर में आपने देख लिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप थिएटर का इतिहास देख लीजिए। फिर आपको ये नाट्य शास्त्र के बारे में आपको बताया, वहाँ से सवाल बनते हैं, तो ये सारा आप देख लीजिएगा। अब एक लास्ट सेक्शन हमारे पास है विजुअल आर्ट का। तो सिनेमा और थिएटर का तो हो चुका है, अब हम विजुअल आर्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो विजुअल आर्ट में आपके पास सबसे पहले तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं कि विजुअल आर्ट में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो आर्ट फॉर्म मिलता है, जैसे हमको अगर अर्लीस्ट जो पेंटिंग या आर्ट फॉर्म के बारे में पता चलता है तो भीमबेटका केव वाला जो है ना। उसके बाद जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में आपने डांसिंग गर्ल के बारे में सुना होगा। तो ये सारा जो आपको फिगरीन मिल रहा है या आर्ट फॉर्म मिल रहे हैं, तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके जो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया है, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो आर्ट फॉर्म तक आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो हम उसको मोहनजोदड़ो हड़प्पा में डांसिंग गर्ल मिला है या प्रोटो शिवा का जो इमेज मिला है, तो ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 3 तरह के आपको पता है कि जो ये स्कल्पचर मेकिंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थीम है जो एग्जाम्स में आता है आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स का। वो है जो हम बोलते हैं आइकनोग्राफी। तो आइकनोग्राफी क्या है, तो आइकनग्राफी मतलब आइकन का मतलब होता है मूर्ति टाइप का बनाना, जैसे बुद्ध की मूर्ति बनाना, विष्णु की बनाना। सो आइकनोग्राफी मतलब मूर्ति मेकिंग है, स्टैचू मेकिंग है ना। तो इस टाइप के सवाल बहुत सारे बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मणिकल आइकनोग्राफी क्या है। सो ब्राह्मणिकल जो हो गया मतलब हिंदुज़म से रिलेटेड जो आइकनोग्राफी है। बुद्धिस्ट आइकनोग्राफी क्या है, जैना का आइकनोग्राफी क्या है। तो जैसे आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जो बुद्धिस्ट आइकनोग्राफी है, जैसे बुद्धा के जो इमेजेस बनने शुरू हुए हैं, तो आपको जैसे बुद्धिज्म के बारे में पता होगा कि हीनयान स्कूल था, महायान स्कूल था। तो महायान स्कूल में काफ़ी सारे मूर्तियाँ बनती थी। जैसे आपने गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पता होगा। तो ये सारा क्या था, तो यहाँ पे मूर्तियाँ बनती थी बुद्ध की।
तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्ति अलग होती थी, वो ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस थी। आपको अगर ये मथुरा स्कूल ऑफ इंडियन वाला जो आर्ट फॉर्म था, तो ये सारा आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो आइकनोग्राफी से 2 सवाल बनते हैं, तो आइकनोग्राफी को अच्छे से आप कर लीजिएगा। इंडियन पेंटिंग के बारे में भी काफ़ी सारा आपको पता है कि इंडियन पेंटिंग का जो एवोल्यूशन हुआ है, जैसे आप एशियन मतलब एंशियंट टाइम्स में भी पेंटिंग हुआ करता था, तो मौर्यन पेंटिंग था। इसके बाद आप देख लो तो फिर अब पल्लवास का पेंटिंग है, चोलास का पेंटिंग है। तो पेंटिंग का जो आर्ट फॉर्म एंशियंट आर्ट फॉर्म है। और फिर मिडीवल टाइम्स में भी आप मुगल का पेंटिंग देखते हैं। मुगल का पेंटिंग में आपको पता है कि जहांगीर एक अच्छा पेंटर था। फिर आप उसी टाइप से आपके पास बहुत सारे पेंटर थे जहांगीर के टाइम में, शाहजहां के टाइम में, हुमायूं के टाइम में। वो कौन कौन से पेंटर थे, विशन दास, है ना, ये सारे जो पेंटर का नाम है उसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब जो मॉडर्न डे इंडियन पेंटिंग है, जिसमें बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, भारत माता का जो पेंटिंग है, ये सारा भी आप देख लीजिएगा। कुछ ग्लोबल पेंटिंग मूवमेंट हुए थे, आर्ट मूवमेंट भी उसको कह सकते हैं, जैसे एक्सप्रेशनिज्म है ना, इम्प्रेशनिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है, इसके अलावा क्यूबिज्म है, फोर्डिज्म है, या फिर आप रेनेसॉ पेंटिंग की भी बात कर लें। जैसे इमेज भी, जैसे अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें कुछ इमेज दिया जाएगा। जैसे बहुत फेमस एक पेंटिंग है मोनालिसा की, तो मोनालिसा का पेंटिंग देके बोलेंगे कि इनके पेंटर कौन है। तो आपको पता है मोनालिसा बहुत फेमस पेंटिंग है, जिनके पेंटर कौन है, लियोनार्डो दा विंची। उसी तरीके से माइकल एंजेलो का पेंटिंग है डेविड, तो उसका इमेज दे के पूछ सकते हैं कि ये कौन सी पेंटिंग है। उसके अलावा स्कूल ऑफ एथेंस रफेल का पेंटिंग है। तो ये सारा पेंटिंग आपको जो रेनेसां से रिलेटेड जितने भी पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको भी बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मॉडर्न डे पेंटिंग में जैसे सर रियलिज्म जो एक मॉडर्न डे मूवमेंट है आर्ट में, उसमें जो फेमस पेंटिंग कौन कौन सा है, तो सल्वाडोर डाली हैं, ये सब पता होना चाहिए। इंडियन पेंटर भी बहुत सारे हैं, जैसे एम.एफ. हुसैन से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले 2 सालों में पूछ रहे हैं, तो एम.एफ. हुसैन की कौन कौन सी मेजर पेंटिंग्स हैं। और भी जितने ज़्यादा इंडिया के जो पेंटर हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके प्रैक्टिशनर। और बहुत सारे इंडियन पेंटिंग में फोक पेंटिंग के बारे में भी सुना होगा, जैसे वर्ली पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, पहाड़ी है, मुगल है, राजस्थानी पेंटिंग है। तो ये जितने भी सारे रीजनल जो किंगडम्स में जो पेंटिंग जो मशहूर थी, उसके बारे में भी आप एक बार अच्छे से पता कर लीजिए। सो पेंटिंग में कौन कौन से हैं, कौन कौन से फेमस पेंटर हैं, प्रैक्टिशनर कौन है, वो किस राजा के अंडर में थे, उनको कौन सा राजा पेट्रोनाइज करता था, ये सारा चीज़ आप अच्छे से देख लीजिए। तो विजुअल आर्ट में मेरे ख्याल से ये इतना एनफ है। और फिल्म के बारे में भी आपको मैंने बता ही दिया, थिएटर के बारे में भी बता दिया। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। इस सिनेमा में 3 से 4 थीम इम्पॉर्टेंट है। एक तो फिल्म टेक्निक हो गया, फिल्म फेस्टिवल और जो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, कौन सी मूवी को कौन सा अवार्ड मिल रहा है। फिर आपको फिल्म जितने मूवमेंट है, इसमें इटालियन न्यू रियलिज्म है, आपके पास फ्रेंच न्यू वेव है, इंडियन न्यू वेव है, इंडियन फिल्मों का इतिहास है, वो इम्पोर्टेंट हो गया। फिर आपके पास अगर आप थिएटर में आते हैं तो थिएटर में आपके पास इम्पोर्टेंट है कि इंडियन थिएटर का जो भी एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, कहाँ से हुआ। तो उसका शुरुआत हमारा कहाँ से होता है, नाट्य शास्त्र ट्रेडिशन से होता है। उसमें भावास क्या है, रसास क्या है, या उनमें कितने सारे अभिनय के टेक्निक्स दिए हुए हैं। फिर उसके बाद थिएटर ट्रेडिशन में जो है आपके पास इंडियन जो मॉडर्न डे थिएटर है, बंगाली थिएटर कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट प्लेस कौन है, इप्टा के प्लेस कौन कौन से है, नबाना प्ले होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कल्लोल प्ले था, ये अब उत्पल दत्त का। ये सारे जो प्लेज हैं, या हिंदी में बहुत सारे प्लेज हैं, गुजराती में प्लेज हैं, तो विजय तेंदुलकर के, घासीराम कोतवाल, साखाराम वाइंडर। फिर ये सारे प्लेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। गिरीश कर्नाड का प्ले जो है कन्नड़ में भी था उनका प्ले, तुगलक जो हिंदी में था। तो ये सारा जो प्ले है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये आपका हो गया थिएटर से रिलेटेड सवाल। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हो गया फिर ये विजुअल आर्ट से। तो विजुअल या आर्ट हिस्ट्री भी उसको बोल सकते हैं। तो आर्ट हिस्ट्री में आपको सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि जो आर्ट फॉर्म जितना भी था, जिसमें पेंटिंग हो गया, है ना,
फिर उसके बाद बुद्धिस्ट आर्ट फॉर्म क्या क्या है, स्तूपाज हो गए, है ना, तो ये सारा देख लीजिएगा। बुद्धिस्ट केव्स हो गए, अजंता केव्स, कार्ले केव्स। फिर उसके बाद जो टेम्पल बिल्डिंग भी था, जैसे चोलास के टाइम पे किस तरीके के टेम्पल्स बनते थे। फिर नगरा स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, है ना, तो जितने भी आर्किटेक्चरल स्टाइल थे, जैसे मुगलों के टाइम पे किस तरीके से डबल डोम का कॉन्सेप्ट था, तो ये सारा आपको आर्ट फॉर्म जो है, ठीक है, अच्छे से करना पड़ेगा। पेंटिंग, मॉडर्न डे पेंटिंग मूवमेंट, इंडिया का जो मॉडर्न डे जितने भी पेंटर्स थे, बॉम्बे प्रोग्रेसिव एक एसोसिएशन था पेंटर्स का, उससे रिलेटेड एम.एफ. हुसैन और भी जितने सारे पेंटर्स थे, उनकी फेमस पेंटिंग कौन कौन है, ये सारा आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये अच्छे से कर लीजिए, और जो भी हेल्प चाहिए वो जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है उस पर आप संपर्क करके पता कीजिए। और आपको प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन सा क्वेश्चंस है, तो आप उनको मैसेज कर दीजिएगा और वो आपको दे देंगे। और कुछ सवाल होंगे तो फिर मैं सवालों को लूँगा। मेरे ख्याल से कोई सवाल तो शायद पूछा नहीं है अभी तक, किन्हीं को कोई डाउट है तो आप एक बार बात कीजिएगा। तो इसके साथ मैं ये सेशन क्लोज़ करता हूँ, और फिर हम आगे भी कोई सेशन लेंगे जिसमें हिस्ट्री वाला होगा। तो हिस्ट्री का जो एमए का पेपर है किस तरीके से आता है, और इसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए छात्र राजद जेएनयू से, और हम लोग का ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे, और हम उनको जितना भी हेल्प कर सके एडमिशन लेने में या एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताने में, उतना हम कर सकें। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए। जय भीम, जय मंडल।